हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं CS10 के बारे में, जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई खर्चा होता है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से उसको मेजर करोगे, किस तरीके से उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करोगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन से एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो CS10 को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। जिनको नहीं पता डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, उनको बता दें कि एक्सपेंसेस खर्चे जो कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जिनका कि हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके और लिंक कर सके उनके कीमत के कारण से, कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में जो हमने खर्चा किया है या एम्प्लॉय कॉस्ट में हमने जो खर्चा किया है, उसको हटा करके जितने भी खर्चे हम डायरेक्ट एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हो या सर्विस को रेंडर करने के हो, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो, एग्जांपल की लिस्ट है यहाँ पे। रॉयल्टी करनी है, प्रोडक्शन के लिए हमने रॉयल्टी दी है, तो उसका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। हमें पता है भाई ये रॉयल्टी का चार्ज है। ठीक है, जॉब चार्ज दिया है तो वो हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हायर चार्जेस दिए हैं किसी स्पेशल इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो, घर बनता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब हमारा लेंटर डलता है तो वो मशीन आती है गोल गोल रोल रोल करके, जो सीमेंट का घोल तैयार करती है, मिश्रण मिक्सचर तैयार करती है। तो वो क्या होता है? किराए पे आता है। हायर परचेज चाहिए किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, तो मुझे पता है ये मैंने जो खर्चा किया किस लिए किया, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे? वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैलकुलेट होगा। फिर वो कहता है कि फीस फॉर स्पेशल ड्राइंग्स। अगर आपने कोई स्पेशल ड्राइंग के लिए, स्पेशल डिजाइन के लिए, चाहे वो बिल्डिंग वगैरह का चार्जेस है, उसके लिए कोई फी पे करी है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर हमारा कोई सॉफ्टवेयर चार्जेस है, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का अगर हमारा चार्ज है, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और लास्ट में अगर हमारा कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि CS10, व्हाट इज CS10? क्या है हमारा CS10? तो हमारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ICMAI ने एक डेफिनेशन दी थी कि CS10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। और वो ये कहता है कि ये हमारा CS10 प्रिस्क्राइब कराता है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल, एक समान रूल, कॉमन रूल, ताकि हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर सके, पता लगा पाए कौन कौन से हैं, उनको कैलकुलेट कर सके, मेजर कर सके, उनको उनके कारण से असाइन कर सके, प्रेजेंट कर सके बुक ऑफ अकाउंट्स में, और डिस्क्लोज कर सके सारे खर्चों को, ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। देखो, मुझे साल के अंत में चेक करना है कि मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया, किस किस चीज के लिए खर्चा किया। ठीक है, अब बुक ऑफ अकाउंट में कोई मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, यहाँ पर मेरा फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का कोई एक्सपेंस था, 5 लाख का कोई एक्सपेंस था। अब किस किस चीज पे खर्चा किया, उसके लिए मुझे प्रॉपर क्या है? डिटेल चाहिए। अब वो डिटेल किस तरीके से तैयार होनी चाहिए? वो डिटेल तैयार होनी चाहिए CS10 से, क्योंकि उसने रूल दे रखा है। तो बस यही जो लेखा जोखा है वो अच्छे से हो जाए, उसके लिए हमारा CS10 लगाया गया था। और ये कहता है कि दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख का खर्चा शो कर रखा है। अब कल को ऑडिटर बोलता है, CA बोलता है, ये 5 लाख कहाँ खर्च कर दिए जी, बताओ, प्रूफ करना जरा। तो हमारे पास तुरंत वेरिफिकेशन प्रूफ है, इसका अटेस्टेशन प्रूफ है हमारे पास कि ये देखो वाउचर, मैंने यहाँ इस चीज का खर्चा किया। तो हम जब प्रॉपर रिकॉर्ड बना करके कोई काम करते हैं ना, तो मैं कंफ्यूजन नहीं होती फ्यूचर के लिए। इसलिए हमारा CS10 अप्लाई होता है। फिर वो कहता है इट एम एट कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन रिपोर्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को है, उनको अगर हमें कंपेयर करना है रिपोर्टिंग के लिए, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और एक कॉमन बेस से हम अलग अलग को कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है की डेफिनेशन, हम देख लेते हैं, जो कि इस मेथड में काम आते हैं। कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिए। एक प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड या मटेरियल और लेबर को हटा करके जितने भी खर्चे होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे रॉयल्टी पर यूनिट प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनी यूनिट फॉर विच कॉस्ट आर असरटेन्ड। कोई भी यूनिट जिसके लिए हमने खर्चा निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाया एक कारपेट, उस कारपेट पे किस किस चीज का खर्चा हुआ है, दैट इज मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। स्पेसिफिक कार मॉडल कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है, वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो, गाड़ी बनती है, गाड़ी में बैटरी पे कितना खर्चा करा, सीट पे कितना खर्चा करा, ठीक है, उसके अपने जो है एयर बैग्स पे कितना खर्चा करा, तो वो अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर पे, इंजन पे, ऑयल पे,
वो हमारा अलग-अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। एब्नॉर्मल कॉस्ट अनयूजुअल कॉस्ट होती है जो कि कई बार इंसिडेंट या इर्रेगुलर इवेंट की वजह से हो जाती है। लाइक जैसे कि मशीन खराब हो गई, तो वो हमारा एब्नॉर्मल कॉस्ट है। एब्नॉर्मल कॉस्ट मतलब हादसे से हो जाने वाली कभी-कभी कॉस्ट जो लगती है। ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनको कि हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते कि ये खर्चा हमने इस वजह से करा। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट है। अब फैक्ट्री रेंट में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हो रहा है, एम्प्लॉय का काम भी हो रहा है, मेरा ऑफिस भी बन रहा है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल मोर देन 1 सामान बन रहा है। अब मेरा फॉर एग्जांपल यार एलजी है। एलजी एसी भी बना रहा है, वॉशिंग मशीन भी बना रहा है और भी प्रोडक्ट बना रहा है और पूरी की पूरी जो हमारी यूनिट है, पूरे का पूरा जो एरिया है उसका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का लीज़ पे रेंट पे करता है। अब उस 1 करोड़ को तुम पर यूनिट का कॉस्ट निकाल सकते हो? कि इतना तो कि जगह कारपेट खा रहा है, इतना जगह हमारा सॉरी एसी का लगता है, इतना जगह हमारा वॉशिंग मशीन का लगता है, नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये होती है हमारी ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते। फिर वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन-सा होता है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो कि पहले से हमने एडजस्ट करके रखी है, बजट कॉस्ट पर यूनिट कि फॉर एग्जांपल पावर है। मुझे पता है कि 1000 यूनिट बनने के लिए मेरी जो है 100 यूनिट बिजली खर्च होएगी। तो ये क्या है? एक तरीके से हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि इतना तो कॉस्ट आना ही आना है इस चीज़ का। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोप क्या है? ऑब्जेक्टिव है जी हमारा यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे एक समान तरीके से कंसिस्टेंटली पूरे साल रिकॉर्ड होते रहें ताकि हम सही तरीके से उनको सारे अकाउंट्स को सेटलमेंट कर सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका। स्कोप क्या है? ये कॉस्ट स्टेटमेंट हमारी क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए लगती है ताकि विद अटेस्टेशन विद प्रूफ हम हर एक एक्सपेंस को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में डाल सके। मेजरमेंट रूल के प्रिंसिपल क्या है? कोर रूल्स क्या होंगे? सबसे पहले ट्रेसिबिलिटी। जो भी आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है वो ट्रेसेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ओवरहेड की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक खर्चा डाला कि मैंने 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस है जी, किस पे हो गया? एसी मैन्युफैक्चरिंग पर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 1 करोड़ का। अब प्रूफ तो करो कहाँ खर्च कर दिया। तो वो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे आप वाउचर्स रखो, चाहे आप बुक नंबर रखो, कुछ भी रखो, लेजर रखो, कुछ भी रखो, ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर क्वेश्चन ना राइज हो। फिर वो कहता है बॉट आउट रिसोर्सेज। डिटरमाइन एट इनवॉइस, इनवॉइस के अकॉर्डिंग या अग्रीड प्राइस के अकॉर्डिंग, ड्यूटीज एंड टैक्स के अकॉर्डिंग, नेट ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, रिफंडेबल टैक्सेस, जितने भी चीज हैं सबके, जितने भी चीज पे आपने खर्चा किया है सारे रिसोर्सेज रखने हैं आपको ताकि प्रूफ हो सके। इंटरनली प्रोड्यूस्ड रिसोर्सेज, जो प्रोड्यूस आपने खुद ने बनाए हैं, बाहर से नहीं लिए, ठीक है, उनका भी आपको मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट और शेयर फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पूरी कॉस्ट लगानी है। ठीक है जी। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? लमसम पेमेंट अगर आपने रॉयल्टी की, टेक्निकल नोन हाउ की किसी को दी है, ठीक है, मस्ट बी अमोर्टाइज्ड ओवर द इफेक्टिव पीरियड, एस्टिमेटेड आउटपुट बेनिफिट के हिसाब से वो आपकी एडजस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 10 साल के लिए लीज के कितने रुपए पे करे थे? 10 करोड़ पे करे थे। अब 10 करोड़ एक ही साल का खर्चा दिखा दोगे क्या? ना तो आप लमसम दे रहे हो, एग्री तो हुआ है ना, लमसम में 10 करोड़, अब जब दोगे उसी हिसाब से उसको आउटपुट के हिसाब से आप सेटल ऑफ कर देना डायरेक्ट एक्सपेंस को, इसलिए वो कहता है कि अमोर्टाइजेशन करो। नेक्स्ट इज व्हाट टू एक्सक्लूड, क्या हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं इंक्लूड करना है? फाइनेंस कॉस्ट नहीं डालोगे जी। सेल्फ जनरेटेड या फिर प्रोक्यूर्ड रिसोर्सेज, बाहर से पैसा लिया या खुद का पैसा लगा दिया, उस पर जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? नोशन कॉस्ट, जो कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में से एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, नोशनल कॉस्ट। फिर वो कहता है अबनॉर्मल वेरिएंसेस, कुछ अनजाने में या फिर कुछ गलती से, भूल चूक से, कभी कभार हादसे से हो जाने वाले खर्चे जो होते हैं, एबनॉर्मल पोर्शन जैसे कि मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल शेल नॉट बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरिएंसेस कुछ अंतर आगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि 100 कारपेट बनाने में मेरा जो है 10,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो गया 12,000 का। तो ये जो 2,000 है ना, ये इतना मारा मोटा मैटर नहीं करता। तो एबनॉर्मल वेरिएंसेस को इग्नोर करो, ये मत कहो कि ओ माय गॉड इतना अंतर कैसे आ गया। तो आ जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। पेनल्टीज एंड डैमेजेस, पेनल्टी और डैमेजेस जो कि आपकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के अंडर आते हैं, वो थर्ड पार्टीज हैं, वो एक्सक्लूड होंगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होंगी। देन एक यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं समझने के लिए कि एक जॉब प्रोड्यूस 1000 यूनिट, एक काम में 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, एक टाइम रॉयल्टी दी, वन टाइम 1,20,000, ठीक है, डिजाइन के लिए। फिर वो कहता है कि रॉयल्टी के जो बेनिफिट थे ना 6,000 पर यूनिट में हमारे टोटल प्रोडक्शन में इस्टीमेट हुए। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस लगे 40,000, मशीनरी हायर चार्जेस लगे 15,000 रुपये। अब अमोर्टाइजेशन पर यूनिट निकालो, मैंने बोला था कि आउटपुट के हिसाब से निकलेगी। 1,20,000 दिए, 6,000 यूनिट तक उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो खर्चा आ गया 20 रुपये पर यूनिट। रॉयल्टी दी 1,000 यूनिट की, ठीक है,
अब ₹20 पर यूनिट यहाँ पे कॉस्ट थी, 1000 यूनिट की रॉयल्टी कितनी होगी? ₹20,000 हो गई। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं? 40,000 के मेरे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ठीक है? प्लस में 15,000 मेरा मशीन का हायर चार्जेस था, दैट इज़ 55,000। अब 55,000 टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा कितना हो गया? 20,000 मेरा रॉयल्टी का हुआ और 55,000 अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस टिल नाउ इज़ 75,000। अब 1000 यूनिट का 75,000 से लगा लो, ₹75 पर यूनिट का आपका टोटल खर्चा आ गया। ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये तरीका आपको कैलकुलेट करने का समझ में आ गया होगा, वन बाय वन आपको कैलकुलेट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि डिस्क्लोजर, क्या-क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है। जब डायरेक्ट एक्सपेंस और मटेरियल दे मस्ट बी शोन, सेपरेट कॉस्ट हेड में शो होनी चाहिए, एक्सपेंसेस हो, मटेरियल के हों या फिर कोई भी कॉस्ट हो, सुटेबल क्लासिफिकेशन करो। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सारी कॉस्ट लिख दी। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से या तो आप उन्हें डिवाइड करो या आप उन्हें क्वांटिटी और रेट ऑफ आइटम के हिसाब से डिवाइड करो। ठीक है, सब कुछ चीज़ लिखना है। कितना आपने सामान रखा है, कितना वेरिएंस आया है, वो आप लिखोगे। प्रोक्यूरमेंट और जनरल रिसोर्सेज़ का कॉस्ट आप लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में आप लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉरेन एक्सचेंज के कितने खर्च हुए हैं, वो आप लिखोगे। सब्सिडी कितनी कम हुई है, कितना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है, वो आप लिखोगे। रिकवरी कितनी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो आप लिखोगे। एबनॉर्मल पोर्शन जो आपने एक्सक्लूड करे हैं, वो आप लिखोगे। पेनल्टी डैमेज कितनी हुई है, वो भी आप लिखोगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्क्लोज़ करनी है अपने बुक ऑफ अकाउंट में। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉमन पिटफॉल्स, कौन-कौन सी गलती आपको नहीं दोहरानी है? कंफ्यूजिंग कैटेगरीज़, कैटेगरी को कंफ्यूज नहीं करना भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक्सक्लूड कर दोगे मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉयी कॉस्ट, ऑलवेज सेपरेट देम, इनको कभी नहीं मिलाना। एब्नॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड करना है यहाँ पर। यहाँ पर एब्नॉर्मल पोर्शन मस्ट बी एक्सक्लूडिंग, ये गलती मत करना। इंक्लूड मत करना एब्नॉर्मल कॉस्ट, यहाँ पे एक्सक्लूड होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। फाइनेंस और नोशन कॉस्ट को भी आपको इंक्लूड नहीं करना, मैंने आपको बताया था इम्प्यूटेड कॉस्ट में आपको एक्सक्लूड करना है। फॉलिंग टू अमोर्टाइज, अगर आपने पर यूनिट के हिसाब से लमसम पेमेंट को अमोर्टाइज नहीं करा तो गलत कॉस्ट निकाल बैठोगे, तो इसलिए उसको भी अमोर्टाइज करना है विद इफेक्टिव आउटपुट। इम्प्लीमेंटेशन एंड चेकलिस्ट, कीप, क्या-क्या आप रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखोगे। कीप कॉस्ट बिल्डअप फॉर इंटरनली प्रोड्यूस रिसोर्सेज, जो आपने अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करा है उसका भी पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। शेड्यूल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितने खर्चा आ रखा है वो आपको लिखना है। डॉक्यूमेंट अमोर्टाइजेशन फॉर लमसम पेमेंट का आपका डॉक्यूमेंटेशन रखना है। रिकॉर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस को सेपरेटली एबनॉर्मल में नॉर्मल एबनॉर्मल में डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है। रिकंसिलिएशन बनाओ ताकि आपकी जो गलतियां हैं, रिकवरीज है, क्रेडिट्स हैं, सब्सिडीज हैं, सब मेंशन हो सके, सब राइट ऑफ हो सके, बैलेंस हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इफ यू नीड कोचिंग फॉर एनी कॉमर्स सब्जेक्ट देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन फॉर फर्दर डिटेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।